सदन ही नहीं, राज्य सरकार व कृषि क्षेत्र को विश्वास में लिए बिना बनाए गए थे काले कानून। यह कानून रद्द किए जाने पर राष्ट्रवादी नेता शरद पवार की दो टूक प्रतिक्रिया। पत्र परिषद में आखिर पवार ने क्या कहा, जानते इस खबर में। राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो तथा सांसद शरद पवार शुक्रवार को चंद्रपुर जिला दौरे पर थे। इस बीच जनता कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए शरद पवार ने यहां एक पत्र परिषद को भी संबोधित किया। इस समय उनके साथ सांसद प्रफुल्ल पटेल, राज्य मंत्री तनपुरे, राष्ट्रवादी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र वैद्य, वरिष्ठ नेता अशोक जीवतोड़े आदि उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की। इस निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पवार ने बताया कि देश की कृषि व्यवस्था में कुछ सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसका डिस्कशन पार्लियामेंट में इससे पहले था, लेकिन 10 साल कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। तब ये इशू पार्लियामेंट से अपोजिशन ने रेज किया था और तब अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी थी। तब रेज जब किया तब मैंने कमिटमेंट की थी कि अपने संविधान के मुताबिक कृषि ये सब्जेक्ट स्टेट का है और स्टेट के सब्जेक्ट से बिना उनको कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ कदम उठाना ठीक नहीं, और इसलिए हम इसमें बिना डिस्कशन कुछ करना नहीं चाहते। और इसीलिए मैंने खुद देश के सभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मार्केटिंग मिनिस्टर और एग्रो प्रोसेसिंग मिनिस्टर, इन लोगों की 2 दिन की मीटिंग लेगी, जिससे डिस्कशन किया, उनके सुझाव मांगे। साथ साथ देश में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इनकी तरफ से भी सुझाव मांगे और साथ साथ कुछ कृषक संगठन थी किसानों की, इनका भी सलाह ले लिया और बाद में हम एक कानून तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी। और उसी समय हमारे सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ, नई सरकार हुकूमत जाएगी और उन्होंने बिना डिस्कशन, बिना राज्य सरकार को कॉन्फ्रेंस में लेकर इस कानून के और इसको और पार्लियामेंट में लाए। इसे सब अपोजिशन ने विरोध किया था, मगर हाउस का काम भी बंद हुआ, वॉकआउट भी हुआ। फिर भी सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने जो अपना इंसिस्टेंस था उसको कंटिन्यू किया। वो तीनों कानून ऐसे फरवरी में मंजूर किए गए। इसकी जो रिएक्शन देश में जगह जगह हुई और खासतौर पर दिल्ली के सिवा पर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, वहाँ के किसानों में ज़्यादा हुई और उन्होंने एक संघर्ष शुरू किया। दिल्ली को जाने वाला जो सड़क है, रास्ता है, वहाँ जाकर वो बैठे और एक साल उन्होंने ये मौसम कौन सा है इसके बारे में चिंता नहीं की। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, फिर ये वहाँ बैठे और शांति से बैठे। एक साल शांति से आंदोलन करना, इससे बड़े पैमाने पर लोगों ने एक शांति रखना यह आसान बात नहीं। और किसानों ने अपनी समस्या के बारे में कॉम्प्रोमाइज न करने की तैयारी और साथ साथ शांतिपूर्ण आंदोलन, ये दोनों बातें की। इसलिए इन किसानों को हम हमेशा संपर्क रखते थे। हमारा सलाम है उन लोगों का, उन्होंने एक आदेश किया। अंतिम जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए, पंजाब के चुनाव नज़दीक आ गए, तो अब कुछ राज्यों में और खासकर वहाँ हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी, वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। जो हो गया तो डिसीजन लिया, ये अच्छी बात है। अब इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मगर एक साल किसानों को संघर्ष करने की नौबत इस सरकार ने लाई थी, यह हम भूल नहीं सकते।
भारत और चीन के बीच तनातनी पर केंद्र सरकार के स्तर पर समन्वय से बात होगी, ऐसा एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा। हा प्रश्न अत्यंत सेन्सिटिव्ह आहे। भारत आणि चीन यांच्यातली एकंदर स्थिती ही फार संतोषजनक आहे असं नाही, आणि त्यामुळे राष्ट्रीय प्रश्न ज्यावेळी होतात आणि शेजारच्या देशातल्या काही घटकांनी राष्ट्राच्या हिताच्या विरुद्ध काही पावले टाकली असं ज्यावेळी दिसतं, त्यावेळेला हा देश एका विचारानं उभा राहतो हे चित्र जगाला दाखवलं पाहिजे होती, आणि त्यामुळं या प्रश्नावर आम्ही वादावादी करत नाही। हे जे चीनचं संकट आहे याबद्दल आम्ही हा प्रश्न खाजगी उपस्थित केला, आणि देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी मला स्वतः आणि पूर्वीचे संरक्षण मंत्री ए.के. अँथनी या दोघांना आम्हाला बोलवलं, तर आम्ही पूर्वीचे संरक्षण मंत्री होतो, आणि आम्हाला बोलून या देशाचे रक्षण हो, या देशाचे नौदलाचं हो, या देशाचे हवाई दलाचे करू, आणि सर्व तो सीमा भागाचा नकाशा हा आमच्या समोर ठेवून कुठं काय होण्याची शक्यता आहे आणि कुठं चीन आगळी करण्याची शक्यता आहे, त्यासाठी आपली काय पावलं याबद्दलचं आम्हाला मार्गदर्शन केलं। हे प्रश्न याच्यापेक्षा मी अधिक बाहेर बोलत नाही, तर हा सेन्सिटिव्ह प्रश्न आहे, पण एक गोष्ट खरी की या देशाची इंचावर सुद्धा जमीन ही कोणाला घेऊन देण्याची भूमिका कोणीही मान्य करणार नाही। राज्य की आघाड़ी सरकार के मंत्री नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की विविध जांच एजेंसियां लगाई जा रही है। इस पर उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सरकार जे आपल्या हातामध्ये नाही, याचा परिणाम भाजपचं जे नेतृत्व आहे त्याचा फार झाले आहे, ते अतिशय अस्वस्थ आहे, आणि या नका मार्गाने हे सरकार इथं जाईल कसं याची चिंता करायला लागली आहे। सरकार बनल्याच्या नंतर पहिल्या आठवड्यापासून त्यांनी भविष्यवाणी करायला सुरुवात केली। हे सरकार महिन्यावर टिकेल, हे सरकार 3 महिने टिकेल, हे सरकार 6 महिने टिकेल, जास्तीत जास्त वर्षावर टिकेल। 2 वर्षाचं स्थिर सरकार देण्यासाठी उद्धव ठाकरे त्यांच्या सरकारने यशस्वी झाले, आणि त्यामुळं केंद्र सरकारवरची सत्ता झाली, अतिशय अस्वस्थ आहेत, आणि मग आता दुसऱ्या मार्गाने सत्तेचा गैरवापर करून राज्याला अडचणीत आणता येईल का? राज्य त्याच्यावरून राज्यात जे आहेत त्याच्या या पद्धतीच्या चौकशा थकले हे करता येतील का? या माध्यमाचा आधार त्यांनी घेतलेला आहे, पण लोकशाहीचे विरोधी, पण मी एवढीच खात्री देतो की या सरकारमध्ये काँग्रेस पक्ष असेल, शिवसेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, ज्या पद्धतीनं केंद्र सरकार या सरकारला धक्का द्यायचा प्रयत्न करत आहेत, अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांच्यावर कोणते नात्या केसेस करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तसं हे तिन्ही पक्ष आणि त्यांचं नेतृत्व अधिक घट्ट एकत्र व्हायला लागले, त्यावर त्याचा परिणाम काही होणार। मोदी सरकार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सरकार दूसरी पारी में कैसा काम कर रही है, इसके भविष्य पर राष्ट्रवादी के प्रमुख शरद पवार ने यह भाष्य किया। आता जे सगळे विरोधकांनी लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष सुद्धा काही महत्त्वाची कामगिरी, त्या विरोधकांचा सन्मान करणं सोडा, पण त्यांच्याशी संवेदना वागणूक देणं याची काही गरज असली पाहिजे। आता आपण बघतो ज्या पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये तिथल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न, तिथल्या माणसांच्या खर्चे भरण्याचा प्रयत्न, केरळमध्ये सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न, किंवा महाराष्ट्रामध्ये सरकार अस्थिर करून तिथल्या लोकप्रतिनिधींच्या खर्चे भरण्याचं काम किंवा जे काही घडतंय हे लहान पातळीवर होत नसतं, ते हायएस्ट पातळीवर होत असतं, आणि सत्तेचा वापर यासाठी करण्याची कुणाची नीती असती तर
इतिहास त्याची नोंद करणे त्याच्याकडे मला खात्री आहे. सांसद पवार ने विविध सवालों के जवाब बेहद सुलझे हुए अंदाज में दिए। आगामी चुनाव में महाआघाड़ी की युति रहेगी कि नहीं, इस पर उन्होंने कहा, आमच्या सगळ्यांची इच्छा ही आहे की आम्ही इथं आघाडीचं सरकार केलं, ती आघाडी टिकली पाहिजे आणि आघाडी पुढच्या निवडणुकीत यशस्वी झाली आणि त्यासाठी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि मित्र पक्ष आम्ही एकत्र जर जाऊ शकलो त्याचा आनंद आम्हाला, तो आमचा प्रयत्न होईल. पण आज त्या संबंधीची चर्चा न करता निष्कर्ष काढणं मला योग्य दिसत नाही. शरद पवार के आगमन से एक और जहां राष्ट्रवादी के खेमे में नवचेतना आई है, वहीं राजनीतिक हलकों में तरह तरह की अटकलों का बाजार गर्म हो रहा है।